नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख हम एमसीक्यू प्रश्न लेने वाले हैं और ये सभी के सभी जितने प्रश्न हैं अपडेटेड हैं, यानी ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, तो इस क्लास को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके, वीडियो के लास्ट में मैं बोल दूंगा, वहीं पर आपको ये वीडियो की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी सेम बाय सेम। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान सुनना है, समझना है जो आपको बताया जा रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी क्लासें आपको मिलती रहें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं हर उस पॉइंट को बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अगर बात करूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? पहला है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर दूसरा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर सी है 1813 का चैप्टर एक्ट, या फिर डी फॉर डॉग है 1833 का चैप्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर बात करूं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट का, तो इस एक्ट के तहत ये एक्ट दोहरे प्रशासन से संबंधित है, यानी इसमें अलग अलग प्रशासन के लिए अलग अलग चुने गए थे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 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 ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा था हमारा दूसरा ले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वर्क क्या था, काम क्या था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, ये व्यापारिक मामले के लिए था, यानी व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि राजनीतिक मामलों के लिए था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो 1784 जो में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें दोहरे प्रशासन की बात हुई थी। ओके, अब जो हमारा बी फॉर बॉल है जिसमें है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्या था, इसी में था, ये आपका बी फॉर जो आंसर ये बॉल ही होने वाला है, लेकिन इससे पहले बताने वाला हूँ। इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके तहत बनने वाले पहला गवर्नर कौन था? तो उस गवर्नर का नाम है वारेन हैंक्टिस। वारेन हैंक्टिस, ठीक है। तो मैंने अभी तक 3-4 पॉइंट पढ़ाए हैं। पहला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हुई थी। वहीं पर अगर मैं बात करूं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत जो बनने वाले पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वारेन हैंक्टिस, ठीक है। अब मैं इसको
मिटा रहा हूँ ताकि मैं अगले वाले पॉइंट को रिव्यू कर पाऊँ। यानी 1813 की बात हुई थी। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 का जो चैप्टर एक्ट आया था उसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है ना, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब इसमें 1833 का भी एक एक्ट था। आखिर इसमें क्या क्या हुआ था? ठीक है, इसमें बहुत सारे नए नए रूल रेगुलेशन लाए गए थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। 1833 वाला का था। मैं यहाँ पर लिख दो नीचे, हमारे पास जगह नहीं है ना अभी। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। किससे? 1833 का चैप्टर एक्ट से। तो ये था पूरा 1 नंबर आपको मैंने पढ़ाया था, और इस 1 नंबर से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ये 1833 वाले का ना एक बार यूपीएससी से पूछ चुकी है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो 1733 का चैप्टर एक्ट के तहत। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर मैं दूसरा बात करूं, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया है? पहला है 1833 का चैप्टर एक्ट। जस्ट मैंने अभी पढ़ा इस ऑप्शन को, मैंने पढ़ाया था इस ऑप्शन में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। किस एक्ट के तहत? 1833 के चैप्टर एक्ट के तहत। पिट्स एंड इंडिया एक्ट 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके तहत दोहरी शासन व्यवस्था की बात हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। अच्छा, अगर मैं और बात करूं, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें किसकी बात हुई थी? जो मैंने सी अभी बताया था, इसमें किसकी बात हुई थी? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। जैसे पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। यानी इसमें सांप्रदायिक जो निर्वाचन की बात हुई थी मार्ले मिंटो सुधार से। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। अगर बात करूं 1813 का, तो इसका डी फॉर डॉग ही आंसर होने वाला है। यानी ये 1813 का चैप्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध इसी एक्ट के तहत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी होगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमको सत्य बताना है। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कैनिंग था। या डी, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष सर रास वर्कर थे। क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा, इसमें पहला इसका आंसर सही है। कौन? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। यानी तीसरे का डी फॉर डॉग, सॉरी ए है, मेरे माइंड में कुछ और था, बोल कुछ और रहा हूँ। यानी इसका तीसरे का ए फॉर एप्पल सही होने वाला आंसर। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? पहला 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, फिर दूसरा है बी फॉर बॉल 1919 का भारत शासन अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम, या फिर डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बताना पड़ेगा। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा सी, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, दिख रहा आपको, दिख भी रहा होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था? तार, या फिर बी बीमा, या फिर सी शांति, या फिर डी जिसको बोला करते डाक। क्वेश्चन नंबर 5, अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था? तो तार, बीमा और डाक शामिल थे पर शांति नहीं था, यानी 5वें का जो राइट आंसर होगा ना वो सी फॉर कैट होने वाला है। सी फॉर कैट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, बी 5 जनवरी 1936, सी 7 मई 1940 और डी 10 जून 1934। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935। अगर बात करूं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, किसका? आरबीआई का। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ें। बाकी जितने डेटे हमारे किसी काम के नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1 जनवरी 1942, बी 22 मार्च 1942, सी 15 अगस्त 1946 या डी 16 दिसंबर 1948। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन, इसका जो राइट आंसर होगा ना 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942, यानी क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन 22 मार्च 1942 को हुआ था। आगे बढ़ें। चलिए, ये सभी अपडेटेड और चुने हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा? क्या क्वेश्चन है, वाह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, या फिर सी महात्मा गांधी, या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर होगा ना, वो बी फॉर बॉल होगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अच्छा, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का एकीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब बहुत सारी रियासतें थी इंडिया में और वो शामिल नहीं हो पा रही थी, तो विभिन्न ऑपरेशन चला करके सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। जैसे हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? महात्मा गांधी, बी फॉर बॉल, M.N. रॉय, या सी जवाहरलाल नेहरू, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ना, M.N. रॉय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार रखा था। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूछा गया एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सभी को आता है, पढ़ भी चुके होंगे। भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर डी फॉर डॉग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अगर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आपको बताना है कि अगर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलो, और वो सबसे बुजुर्ग थे, अब बताना कौन थे वो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी K.M. मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 11, अल्लादी कृष्ण अय्यर, K.M. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ओके, इम्पॉर्टेंट है लेकिन ध्यान में रखना इसे। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। लगभग इसमें 28 या पूरे 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सभी के सभी चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, ए संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या प्रांतीय समिति के जो सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे, या प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या मूल अधिकार समिति के K.M. मुंशी थे? क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है, मैंने कई बार थ्योरी में से कराया है। क्वेश्चन नंबर 12,
ये सभी की सभी गलत हैं, केवल इसमें एक ही सही है, सी। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य कौन थे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति के जेपी कृपलानी थे। सभी अल्टरनेट दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन में, आपको चुनना क्यों लाना चाहिए कई तरीके से, क्योंकि मैंने कई बार इन्हें पढ़ा है। जो बार बार पढ़ेगा किसी विषय को, प्रैक्टिस करेगा उसको, तभी एग्जाम में वो सही कर पाएगा, वरना सही कर नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 1 बार किया गया है, बस केवल 1 बार किया गया है। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन किया गया है। आगे बढ़ें, चलिए। मेरे पास जूम करने का ऑप्शन है, पर तुम्हारे पास नहीं है ऑप्शन इसका। मैं कितना भी चाहूँ जूम कर सकता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रस्तावना किस देश से ग्रहण किया गया है? पहला आयरलैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी या फिर डी कनाडा, जो भी आपको कहना कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? सी फॉर कैट, जर्मनी। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में किसका ज़्यादा कराने में ज़्यादा योगदान था? तो यही हिटलर का था। इसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हिटलर की वजह से। भारत के क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 या फिर 8 या फिर 12 या फिर एक भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन सा होगा? भारत के संविधान में मूल भाग में, भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियाँ थी? क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ना, 8 थी। पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। ठीक है। और पहली अनुसूची में लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ें, और इसमें भी भारत में 28 स्टेट हैं और इसमें 8 यूटी हैं। ठीक है ना, यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 16 भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है, यानी आपातकाल भाग का उपबंध भाग 16 में है कि भाग 17 में है कि भाग 18 में है कि भाग 19 में है? क्वेश्चन नंबर 16 इसका जो राइट आंसर होगा ना, सी फॉर काइट, यानी भाग 18 में आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। भाग 18, क्या भाग 17 भाषा से संबंधित है? आगे बढ़ें,
क्वेश्चन नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, इसे हम गौर से देखेंगे। एक मिनट में थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको दिख भी जाए जितने जितने सभी वो हैं। 17 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उसे आपको उत्तर बताना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 152 और अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 154, अब इनमें किसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में की गई है? क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है। देखो, अगर बात करूं 153 की, यहाँ से ऊपर से 153, तो ये 3 संबंधित हैं, यानी अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख है? राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख है। ठीक है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 52 की, तो ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है। अब मिलाओ 1 का 3 और बी का फर्स्ट, 1 का 3 और बी का फर्स्ट केवल एक ही में है, वो भी तुम्हारा राइट आंसर ए में है। 2 से कम चल गया। C4 लगा लो, C4 और D2 लो, हो गया तुम्हारा। आपको 1 या 2 अगर मिल जाते हैं तो अल्टरनेट में आप आराम से कर पाएंगे। जैसे मैंने 1 का 3 लगाया था, वैसे कि ना तो आपका बी होता, ना आपका सी होता, ना ही आपका डी होता, इसलिए आपका जो 17 का राइट आंसर ए होगा। आगे बढ़े। मैंने बोला था ना मेरे पास जूम करने का ऑप्शन पर तुम्हारे में नहीं है, मैं कितना भी करूं मैं कर सकता हूं। चलो फिर एक करते हैं। 18 भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है, मैंने पढ़ा है जस्ट अभी ऊपर, नागरिकता से संबंधित है, या फिर बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, सी मूल अधिकार से संबंधित है, या फिर डी मूल कर्तव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 अभी मैंने पढ़ाया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। संघ और उसका राज्य से क्षेत्र से संबंधित है, भाग 1। इसी में मैंने पढ़ाया था कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी श्री रामुलु और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन मद्रासियों का कहना था कि भाषा के आधार पर हमारा एक राज्य बना दीजिए। इसी उद्देश्य को लेकर के तेलुगु भाषी जो लोग थे उन्होंने श्री रामुलु, एक ये आंदोलन करता थे उतने समय, इन्होंने इसको एक मिनट, ठीक है, इन्हीं की सहायता से एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें से आंदोलन करते करते इनकी लगभग 53 दिन की आयु में, इनकी 53 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। 53 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। तिरपन दिन में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु के होने के बाद कुछ दिन बाद भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था, ठीक है ना, वो मद्रास की बात करता है, वही मद्रासी। अच्छा, मद्रास इसका पुराना नाम है, तो इसका मद्रास का नया नाम क्या है? बताइए। तो 19 का C4 कैट। आगे बढ़े। 20 36वें संविधान संशोधन वर्ष, 36वें संविधान संशोधन जब हुआ था, कब हुआ था? 1975 में हुआ था। किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़, सिक्किम, या फिर सी गोवा, या फिर डी छत्तीसगढ़।
36वें संविधान अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था, और इसमें से कौन सा राज्य बना था, आपको ये बताना है केवल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बी फॉर बॉल, यानी सिक्किम। सिक्किम 36वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब, 1975 में, और ये इसी से सिक्किम भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 21 जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना भी है। क्वेश्चन नंबर 21, जब ये 2019 से पहले भारत में 29 स्टेट थे और 8 यूटी थी, लेकिन जैसे ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, वैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब यूटी बने थे, 30 नवंबर 2019 को, 22 अगस्त 2019 को, सॉरी हाँ ठीक है, और 26 जनवरी 2019 को, या फिर डी 31 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 21 इम्पॉर्टेंट, इसे मार्क करिए। इसका जो राइट आंसर होगा ना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। हाल ही में करंट में भी एक न्यूज़ चल रही है कि लद्दाख में पहले 2 ज़िले थे, लेह और कारगिल, लेकिन इसके साथ साथ 5 ज़िले और बने हैं। तो यानी क्या पूरे टोटल 7 ज़िले होंगे, और उन 5 ज़िलों के नाम क्या हैं, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए। इसमें है 22 राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी। पहला फजल अली, फिर दूसरा है पंडित हृदयनाथ जुंकरू, यह है KM पणिक्कर, या फिर श्री रामुल्लू। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये फजल अली आयोग था, जिसमें से राज्य पुनर्गठन आयोग के जो प्रथम अध्यक्षता फजल अली ने ही की थी। अच्छा, केंद्र राज्य का संबंध, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, 1 मिनट, किस अनुच्छेद में किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है 263, केंद्र राज्य संबंधों को बताया गया है अनुच्छेद 263 में, आर्टिकल 263 में, आपको ध्यान रखना है। चलिए, चलो 23 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, बी 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, सी 11वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या फिर डी 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, 23, 23, 23, 23। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, अगर आप ऊपर से अगर मन लगाकर पढ़े होंगे तो ये इसको आराम से आप कर पाएंगे। मैंने कई बार इसे बताया भी है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, या फिर अनुच्छेद 4। क्वेश्चन नंबर 24, अभी पढ़ाया मैंने जस्ट अभी ऊपर। अनुच्छेद 1 पढ़ाया नहीं है,
इसका भाग 1 में भी इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 ये वही था, इंडिया दैट इज़ भारत। और इंडिया और भारत दो शब्दों का प्रयोग हुआ है किसमें? अनुच्छेद 1 में। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है। आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय अवस्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। कलकत्ता या फिर कोलकाता या कोलकाता। 25 प्रयागराज न मार देना, नई दिल्ली है, ध्यान रखना है आपको, नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ें। 26 28 30 क्वेश्चन है, फिर हमारी क्वेश्चन पूरे एंडे हैं। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल आ जाना चाहिए। 26 पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित जो राज्य क्षेत्र है कौन है? महाराष्ट्र है, गुजरात है और गोवा है। सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में कौन कौन से पड़ता है? जैसे पश्चिम की तरफ आपका पाकिस्तान पड़ेगा। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो आपके महाराष्ट्र भी पड़ सकता है, गुजरात भी पड़ सकता है और गोवा भी पड़ सकता है। 26 डी सभी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी डी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में जो सम्मिलित राज्य हैं, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, गोवा भी है। अगर कर्नाटक भी होता तो वो भी होता, ठीक है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 27 तेलंगाना जो राज्य का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर को बताना है 27। तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2014, 2015, वर्ष 2016 और वर्ष 2017। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। 2 जून 2014, सॉरी 24 नहीं 14 है भाई, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, 14, ठीक है ना। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद हमारी पूरी की पूरी क्लास एंड हो जाएगी। 28 मेरा पिन क्यों नहीं चल रहा? चलो भाई। 28 भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? क्वेश्चन नंबर 28, ये तो मैंने कई बार पढ़ा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बी यानी भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। तो ये रही आज हमारी पूरी पॉलिटी की न्यू अपडेटेड क्लास। इसमें जितने प्रश्न मिलेंगे सभी नए के नए मिलेंगे, क्योंकि जिस बुक से लिए गए हैं वो भी एनसीईआरटी से ही बनाई गई है, कुमार सर की, ठीक है, उसी से मैंने प्रश्न ऐड किए लिए हैं। तो हर उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना था जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मैं क्लास को यहीं पर अब मैं एंड करता हूं और मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा यहाँ पर, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कहाँ गया मेरा पेन? जी, आपको कमेंट करना है। जैसे आप कमेंट करेंगे ना तो इसको मैं आपको PDF दे दूँगा, PDF, लेकिन आपको बतानी पड़ेगी कि आप कौन सी PDF चाहते हैं, ठीक है। नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, वो हमेशा ओपन रहता है। अगर आपकी PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं तुरंत आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जितेंद्र मेरा नाम है, जो कि सिंह 11M। टेलीग्राम पर जाइए, इसे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, बात ख़त्म। ओके,
चलिए, अभी टेलीग्राम अभी इंडिया में बैन नहीं हुआ है, जैसे ही बैन होगा वैसे हम व्हाट्सअप एक बना देंगे आपका, ठीक है ना। व्हाट्सअप पर डाल देंगे तो सबको इसे ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप। ओके, चलिए अब मैं क्लास को एंड करता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।